नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। आम चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी, इस पर दांव लगाना शुरू हो गया है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के रूप में उतार दिया है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी को उनके मुकाबले में उतारने को तैयार दिख रही है। इधर तीसरे मोर्चे की हसरत भी चुनाव के मौसम में जमा है। देखिए ये रिपोर्ट। 2014 लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों ने सियासी दांव भी खेलने शुरू कर दिए हैं। टिकट बंटवारे से लेकर कैंपिंग तक तय होना शुरू हो गई है। जहां एक और मीडिया इसे राहुल बनाम मोदी बनाने में जुटी है, वहीं क्षेत्रीय दल ऐसा मान रहे हैं कि 2014 के चुनाव में खंडित जनादेश होगा और इसमें उनके लिए बहुत संभावनाएं छिपी हैं। राजनीतिक हलकों से तीसरे मोर्चे की संभावित पैराकारों की चुपके मिलने की खबर भी आ रही है। ऐसे में एक सवाल सामने आता है कि थर्ड फ्रंट जैसी कोई चीज बनती भी है तो उसका नेता कौन होगा। दावेदार तो कई हैं, लेकिन अब तक दो नेताओं ने खुद को इस दौड़ का हिस्सा मानते हुए जोड़ तोड़ भी शुरू कर दी है। पहला नाम है तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता और दूसरा नाम है सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। पर इस रेस में मुलायम सिंह यादव जयललिता से 20 जरूर नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस दौर से बाहर हो गयी तो मुलायम के पक्ष में नीतीश कुमार, सीपीएम व अन्य छोटी पार्टियां खड़ी हो सकती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता और मुजफ्फरनगर दंगे उनके लिए सेटबैक हो सकते हैं। वहीं अगर ओपिनियन पोल की माने तो जयललिता लोकसभा में तीसरे सबसे बड़े दल की नेता के रूप में सामने आ सकती हैं। उनके पक्ष में नवीन पटनायक और सीपीआई का भी झुकाव है। वहीं दक्षिण का पीएम बनने पर गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दलों का सपोर्ट भी मिल सकता है। लेकिन गठबंधन के लीडर के रूप में उन पर अविश्वास और अपने तरीके से काम करना उनके खिलाफ जा सकता है। तानाशाही शैली के कारण नए दोस्त भी मिलना मुश्किल है। वहीं ममता बनर्जी, शरद पवार और मायावती जैसे नेताओं ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात का खुलेआम मजाक बनाते हुए कन्नौज के एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय ध्वज को ही कार की सीट का कवर बना लिया। राष्ट्रीय ध्वज की तौहीन करने पर पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय ध्वज की तौहीन में तो वैसे बड़े फंस चुके हैं। सानिया मिर्जा से लेकर सचिन तेंदुलकर पर भी कई सवाल उठे, लेकिन कन्नौज में तो गजब हो गया जब एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का मजाक उड़ाते हुए राष्ट्रीय ध्वज को ही कार की सीट का कवर बना लिया। फर्रुखाबाद के पड़ोसी जिला कन्नौज के राजेश वर्मा को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना इतना महंगा पड़ा कि उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ गई। राजेश वर्मा उर्फ वकील पेशे से ड्राइवर हैं। ड्राइवर राजेश बुलेरो गाड़ी को लेकर सुबह आवास विकास पुलिस चौकी पर खड़ा था। तभी आवास विकास कॉलोनी के निवासी अविनाश पांडे की नजर उसकी सीट पर गई। देखिए, मैं उधर से गुजर रहा था तो ये गाड़ी खड़ी हुई थी, इस पर राष्ट्रीय ध्वज जो है वो नीचे बिछा हुआ था और ये एक तरीके का अपमान है राष्ट्रीय ध्वज का। तो वही हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद विद्रोह चालू हो गया, जिस पर उसने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को तौलिया के समान डाल रखा था। बताते चले कि अविनाश पांडे राष्ट्रीय स्वयं सेवक का एक हिस्सा है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे राजेश को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार सहित ड्राइवर राजेश कुमार को हिरासत में ले लिया। वहीं ड्राइवर ने अपना तर्क देते हुए कहा कि वो किसी सवारी को लेकर आया था और उसने ही राष्ट्रीय ध्वज को गाड़ी में डाल दिया। वैसे अविनाश पांडे की कोशिश सराहनीय है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किसी भी मायने में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद अगर फिर से आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर दंगों ने यूपी सरकार पर जो दाग लगाया वो मिटाए नहीं मिट रहा है। वहीं अखिलेश सरकार अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। राहत कैंपों में कई गड़बड़ियां सामने आई है, जिसमें ठंड की वजह से रोज महिलाएं और बच्चे अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मैं पिछले 10 सालों से पूरे देश में घूम कर फेरी का काम करता हूँ। घर में पत्नी और 4 बच्चे हैं जिनका पेट पालता हूँ। साल में 2 बार गाँव आकर परिवार के साथ कुछ वक्त गुजार लेता हूँ और फिर पेट के लिए गांव से दूर निकल जाता हूँ। परिवार ही मेरा धर्म है और परिवार ही मेरी पार्टी, ये कहना है मुजफ्फरनगर दंगों के राहत कैंप में रहने वाले मोहम्मद जमाल का। मोहम्मद जमाल जैसे सैकड़ों लोग दंगों के बाद से इन राहत कैंपों में रह रहे हैं।
लेकिन दंगों का दर्द अभी भी उनके अंदर जीवित है। दंगों के बाद जहां सरकार ने इन्हें जर्जर राहत कैंपों के हवाले छोड़ दिया, वहीं हर राजनेता राजनीति करने इन राहत शिविरों में चला जाता है। राहुल गांधी राहत कैंपों में आए तो, लेकिन बिना कुछ बोले ही चले गए। वहीं सरकार इन्हें कांग्रेसी और भाजपाई बताकर पल्ला झाड़ रही है। यहाँ रहने वाले लोग कहते हैं, बताइए हम में से कौन कांग्रेसी और कौन भाजपाई है। एक तरफ कड़कड़ाती ठंड से इन शिविरों में लोग मर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव कहते हैं ये लोग खुद ही वापस नहीं जाना चाहते। दंगे के बाद जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया गया, उससे राहत शिविर के पीड़ित बेहद नाराज हैं। उनका मानना है कि सरकार ने उनके लिए जितना मरहम नहीं लगाया, उससे अधिक जख्मों पर नमक छिड़का है। ऐसे वक्त में जब ठिठुरती सर्द में अलाव की उम्मीद कर रहे थे, तभी चीफ सेक्रेटरी ने निर्देश दे दिए कि राहत शिविर खत्म कर दिए जाएं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बिहार छोड़कर यूपी तो आए और अखिलेश यादव को वहीं से फोन भी लगा दिया, लेकिन फर्क तब भी कुछ नहीं पड़ा। लालू यादव खूब बोले कि वो राजनीति करने नहीं आए हैं, लेकिन ये साफ दिखा कि कहीं न कहीं वो लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय सपा सरकार को घेरने में लगे थे। दंगों में पूरी तरह विफल रही सपा सरकार लोगों को छोड़कर केंद्र की सत्ता पर नजर गड़ाए खड़ी है। ए हुक्मरानों, जरा अपने ऊपर से नजर हटाकर इनकी तरफ भी देख लो। ये वही लोग हैं जिनके रहम पर तुम कुर्सी का मजा ले रहे हो। एक मंजिल के मुसाफिर हैं, यकीनन मैं और तुम, बस वहीं जाकर ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है कि मैं भूख से मर जाऊंगा, तुम भी मर जाओगे मुल्क को खाते खाते। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। चुनावी दिनों में सरकार वैसे तो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये वादे कहीं फीके से पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला बेवर मैनपुरी में, जहां नाली न होने के कारण पानी घरों में घुस आया। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी दिनों में सरकार द्वारा किए गए वादे चुनाव के साथ ही खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही नजारा देखने को मिला मैनपुरी के गांव राजनगर में, जहां नाली न बने होने के कारण सड़कों का पानी घरों में घुस आया। आपको बताते चले, राजनगर के निवासियों ने इस मामले के बारे में कई बार आला अधिकारियों को लिखित रूप में सूचित किया, लेकिन अभी तक सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। घरों में घुस रहे नाली के पानी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बीमारियां भी फैल रही हैं। सरकार ने एक बार भी इस गाँव की तरफ नहीं देखा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मैनपुरी। यूपी पुलिस पर अरसे से आरोप लगते आ रहे हैं, कभी एफआईआर न दर्ज करने की, तो कभी रिश्वत लेने की, तो कभी आम जनमानस को प्रताड़ित करने की। लेकिन अलीगढ़ में यूपी पुलिस ने आरोपों के सारे रिकॉर्डों को बनाए रखते हुए एक नया रिकॉर्ड खुलेआम रिश्वत लेकर कायम किया है। देखिए अलीगढ़ से यह रिपोर्ट। अब तक तो यूपी पुलिस की बात सामने आती थी एफआईआर ना दर्ज करने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, लेकिन अब अलीगढ़ में पुलिस के कारनामों का एक नया और अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें दोषी है अलीगढ़ के डिप्टी एसपी, जिन्होंने एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी पर कार्यवाही तो नहीं की, लेकिन रिश्वत मांगने जरूर पहुंच गए। और जब आरोपी ने मना कर दिया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी। अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल में भर्ती मरीज से डॉक्टरों ने जब इलाज से ज्यादा पैसे मांगे तो वो मदद की गुहार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पुलिस ने उसकी एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया और कुछ नया रंग दिखाया। मामला था डॉक्टर का, जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी। पुलिस ने कार्यवाही करने के बजाय अस्पताल जाके डॉक्टर से रिश्वत मांगी ताकि कोई कार्यवाही न की जाए, और जब डॉक्टरों ने रिश्वत देने से मना किया तो उनकी जमकर पिटाई कर दी। डॉक्टरों को पिटता देख जब सुरक्षा कर्मी दौड़े तो डिप्टी एसपी ने ओहदे का रसूख दिखाया और उसे भी धुन दिया। अब तक तो आपने पुलिस विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों को ऐसी करतूतें करते देखा होगा, सुना होगा, लेकिन जब डिप्टी एसपी ने इस करतूत को अंजाम दिया तो बाहर खड़े आम जनमानस वहां से खिसकते बने। अब ऐसे में पुलिस को आम आदमी का रक्षक कहा जाएगा या भक्षक, ये एक सवालिया निशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अलीगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।